ठीक है। कमेंट हम कैसे कमेंट देख पाएंगे? हम उसमें इसका साउंड बंद होगा, कमेंट चालू होगा। इसलिए वहां से कमेंट ऑन नहीं किया क्या? पूछ लीजिए। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज के क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे पूरे प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन, उस पूरे राजनीतिक जीवन से आज आपका टेस्ट है, और टेस्ट में हम देखेंगे कौन बच्चे कितना अच्छा आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट अपने मित्र तक लिंक शेयर कर लीजिए। और उसके बाद आज का क्लास, आज साइंस नहीं है, कल साइंस का थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। आज अभी दरोगा बैच वाले का मेन चीज चलेगा, और उसमें उन लोगों के लिए जो पिछला राजनीतिक पढ़े हैं उसका टेस्ट होगा। आज फिजिक्स क्लास नहीं है, फिजिक्स क्लास अगले दिन होगा। आज अभी टेस्ट का क्लास चलेगा आप लोग का। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो अब देखना है कितना बढ़िया आप इसके आंसर को कर पाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए, देखिए एक एक करके क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जो लोग पढ़े हैं खूब आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। प्रश्न का जो लेवल है दरोगा लेवल का रखा गया है, कि जिसमें बिहार दरोगा का जो लेवल है उस लेवल पे ही प्रश्न आपके बढ़िया से इसका आंसर देंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, फिर आगे चला। लेकिन अंतिम कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसी बृहद्रथ की हत्या किया था। ये 48वीं से 52वीं बीपीएससी में प्री में आ चुका। सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल के अन्य एग्जाम में जैसे दरोगा वगैरह इधर आए हुए क्वेश्चन को ही ज़्यादातर उठाने का प्रयास करता है। तो आपके सभी प्रश्न आज उसी लेवल का मिलेगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। धीरे धीरे आपको एकदम सही करना है, जरा ठीक से सुनेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, उसको सुनिए पहले। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। बढ़िया प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जितना भी प्रश्न है आप सभी लोग से आंसर चाहेंगे, एकदम सभी प्रश्न का खूब से आंसर करते चले जाइए। आपको सभी को याद है कि सिंचाई के लिए पहला कोशिश जो किया उसका नाम क्या है? व्याख्या करने वाला रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का सबसे पहला भारत का लंबा अभिलेख, उसी में रुद्रदामन ने लिखा कि सिंचाई के लिए पहली बार गिरनार क्षेत्र गुजरात में झील कृत्रिम बनाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसका मरम्मत अशोक ने करवाया और मैं अपने कोष से मरम्मत करवा रहा हूं, और इसके बाद अंतिम मरम्मत करता स्कंदगुप्त है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सुदर्शन झील से संबंधित राजा कौन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि बस यही चार रिलेटेड है, बाकी रिलेटेड उससे नहीं। चारों में क्रम ध्यान रखेंगे। पहला नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर अब ठीक से सुनिए। अगर पूछता कि अभिलेख किसने लिखा तब रुद्रदामन हो, लेकिन इसमें क्या है? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने, प्रथम शासक, बताओ आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इसमें रुद्रदामन आंसर नहीं है। प्रथम शासक जब कहेगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा।
अब इसमें शक शासक कहेगा तो, शक शासक कहेगा तो कह देगा कि बताओ जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस शक शासक ने झील का पुनरुद्धार कराया उसका नाम क्या है? तो रुद्रदामन शक शासक। गुप्त वंश का स्कंदगुप्त है और दो आपके सीधा सीधा मौर्य वंशी है। तो ये आपको पूरा कर दिए हम लोग सुदर्शन झील से रिलेटेड। चलिए बहुत बढ़िया, अगला नंबर प्रश्न आप जरा ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इनके आगमन का सही क्रम क्या है? आपको आगमन का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए। आप सभी लोग आगमन का सही क्रम सोच करके बताइए। एकदम आंसर सभी लोग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित व्यक्ति में किसी न किसी समय आए, आगमन का सही क्रम क्या है? जल्दी आंसर दे दीजिए। नहीं बना पाए? चलिए बहुत सुंदर। आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो सबसे पहले है, तो सबसे आगे 3 होगा। देखिए सबसे आगे 3 वाला, देखो परीक्षा में ऐसा ही बनाना कि सबसे आगे 3 होगा तो इसके आगे 3 नहीं है, इसके आगे 3 नहीं है, आधा छांट दी। अब आधा में लॉटरी भी लगाएंगे तो सही होने की प्रायिकता 50%। 4 में लॉटरी लगाएंगे तो 25% सही होने का चांस। 2 छांट दिए तो अब चांस है ई चाहे ई मारे तो आधा चांस है कि सही हो जाए। तो अपने आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का हमेशा कोशिश करना। चलो इसके बाद कौन आए? फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, मामला फरिया नहीं रहा, हो सकता तब पकड़ा जाता। इसके बाद आए हर्षवर्धन के समय वैन सॉन्ग। तो 1 के बाद 4, 1 के बाद 2, गया काम से 1 के बाद 4, तो हो गया आंसर। बोलिए पकड़ने आ गया सबको ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चल रहा है। बहुत बढ़िया, देखो आंसर बनाने का स्टेप को मेन पकड़िएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग देखें, एकदम हल्का क्वेश्चन है और उम्मीद है सब बच्चे से सही हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, राम जी के पत्नी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग बड़ा जबरदस्त सब बना रहा है जी। हमको तो अंदाज नहीं था कि इतना सब सही करेगा। तुम लोग हिस्ट्री एकदम लगता है बहुत जबरदस्त कर लिया है। वेरी गुड। मौर्य काल में सीता क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसके लिए एक जो हेड थे उसका नाम क्या था? सीताध्यक्ष। ऐसे सीता मेन राजकीय भूमि को ही कहते थे। इसमें ज्यादा सही यह है, बाकी नहीं, इसीलिए हो गया राजकीय भूमि ही सीता कहलाता। इसमें आय लगा दिया है तो बाकी से सही यह है। हम लोग को सबसे सही कौन है यही चुनना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सुंदर हम देख पा रहे हैं लाइव में भी जो बच्चे हैं 90% बच्चे सही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी अगला आंसर दे दीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? अब बताओ, मौर्य काल की बात चल रही है तो आप जानते हो कि गुप्त काल में नालंदा बना है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद गुप्त, तो ये तो था भी नहीं। और इसीलिए ये सबसे मेन केंद्र कौन है? तक्षशिला। क्योंकि तुम जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मेन प्रधानमंत्री चाणक्य, वो खुद तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए बिल्कुल सही आंसर सी, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पकड़ाएगा, पकड़ाएगा, बहुत सही कर रहा है। ये 46वीं बीपीएससी में क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, अशोक के शिलालेख। अर्थशास्त्र में, इंडिका में, अशोक के शिलालेख में किस में
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। बिल्कुल, देखो दो चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात तुमको समझा दे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेगास्थनीज ऐसी दो बात बताता है जो कहीं नहीं मिलता है, और उसमें एक यही है नगर प्रशासन की जानकारी। ये नगर प्रशासन की जानकारी खुद चाणक्य भी अर्थशास्त्र में नहीं दिया, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा, उसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का, नगर प्रशासन का वर्णन किया। दूसरा ऐसा कौन चीज है? तो दूसरा इसने एक नया चीज लिखा जो वो भी अर्थशास्त्र में नहीं है, सैन्य प्रशासन के बारे में। कैसे सेना के 6 समितियां थी, प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे, 30 लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग थी, सेम यही चीज नगर के बारे में भी उसने लिखा। तो ये इंडिका मेगास्थनीज बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखें, देखो तो जरा क्वेश्चन आपके लिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब लोग से सही होगा, ये आईएएस के प्री में पूछ चुका है। क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के विजय और क्षतियों के वर्णन, नुकसान के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? जल्दी बोलिए। तो अशोक के 14 बृहद शिलालेख है जो 8 जगहों से मिला था। 8 जगह में याद होगा, 2 भारत के बाहर, शहबाज गढ़ी मन सेहरा, याद आ रहा? एक हो गया उत्तराखंड में कालसी, गुजरात में गिरनार, महाराष्ट्र में सोपारा, यहां पे एरारगुड्डी, और 2 है धौली और जोगड़। 13वां नंबर में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है, जिसमें धौली जोगड़ में, धौली में अतिरिक्त अभिलेख है, सारे प्रजा मेरी संतान। ये रह सकता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कहां लिखा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि 13वां में ही लिखा है, धौली में लिखा गया, बाकी जगह सब कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां में है। चलिए, बहुत सुंदर बता रहे हैं आप लोग, एकदम मिजाज मेरा खुश हो जा रहा है कि इतना बढ़िया सब कैसे आंसर कर रहा है। चलिए, अगला नंबर लगता है कि पकड़ा गए अबर आप लोग, अबर हाँ क्वेश्चन लेकिन पढ़ाया हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? जो बच्चे शॉर्ट रिवीजन, जो क्लासेस यूट्यूब पर सब वीडियो पढ़ा है, उसको एक बार बढ़िया से जरूर देखना, जिसको हिस्ट्री पे राज करना। उसका बनाया हुआ पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया। पीडीएफ भी हम जैसा चाह रहे थे, कई बच्चे ने भेजा, एक बच्चे वाला हमको पसंद आया, मैं नहीं लिखा हूं, उसमें बच्चे का नाम भी लिखा है, उसने मेहनत किया, इसलिए हमारा फर्ज है उतना उसको बोल। हम चाहते तो कैम स्कैनर से उसका नाम काट सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, मेहनत किया है तो और भी बच्चे उसको करें, उसमें बढ़िया उसने मेहनत किया। और वो जो खुद लिख रहा है ना, वो लड़का का इतिहास हो गया। जो केवल पीडीएफ का प्रिंट मार रहा है, उनका इतिहास अभी फाइल में रहेगा, दिमाग में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक एक बार लिखोगे नहीं, बिजी फॉर नथिंग रहोगे। कई लोग व्यस्त है खूब, किस लिए? कुछ नहीं है इसीलिए, बिजी फॉर नथिंग। पढ़ाई लिखाई नहीं, पीडीएफ चाहिए, उसका प्रिंट लेंगे, बाकी दिन भर सूतेंगे 3 घंटा, वो ठीक है, लेकिन लिखेंगे हम कैसे? वो तो सर आप पीडीएफ दीजिए। तो उसके लिए तो दे दिया गया, लेकिन वो एक समझो कि ये नहीं समझना कि उसी को केवल कर लेना, वो एक परफॉर्मा है। तुम उससे भी बढ़िया डिजाइन में बना के भेजो, हम देखेंगे कि तो और बढ़िया दिमाग लगाता है, तुमको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि चलिए इन्होंने और बढ़िया जोर लगाया। तो तुम्हें खुद से प्रयास करना है। जो लड़के ऐसा कोशिश कर रहे हैं उन लोग एकदम तेज हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया एक अभिलेख के बारे में आपको बताए थे। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक, आपको बताए थे कि बाकी जगह अशोक देवानाम पिए, देवानाम पियदसी, भाबरू के अभिलेख में मगधाधीराज, 2 जगह अशोक का नाम अशोक मिला है। वेरी गुड। मास्की और गुर्जरा, ये दोनों नाम एकदम दिमाग में सेट रखना। 2 जगहों पे अशोक का नाम अशोक मिला। एक जगह पे भाबरू के अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधीराज कहा है, मगध के मैं अधिकारी, मगधाधीराज। तो ये
मास्की और गुर्जरा, ये दिमाग में सेट रखना है। अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। बहुत सुंदर, आप लोग तो एकदम बहुत सुंदर बना दे रहे हैं। अगला तो और हल्का क्वेश्चन है, तुम लोग तो देखते ही मार दोगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जल्दी बोल दीजिए। वेरी गुड। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1750 में टिफेलेंथर ने खोज किया था। पूछेगा खोज किसने किया था, तो टिफेलेंथर 1750। लेकिन इसमें है पढ़ा, तो 1837। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ये देख लो, एकदम बड़ा वीआईपी क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, लेकिन आप लोग उतना ही चटनी रंग से बना भी दिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे प्रश्न आपको अच्छा भी मिलेंगे, पहले तो फटाफट बनाते चलिए। क्वेश्चन देखिए, आंसर बोलिए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त को हम लोग प्राचीन भारत का या भारत का नेपोलियन कहते। बिल्कुल सही। अच्छा, कौन बोला था ऐसा? कौन इतिहासकार समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था? बोलो। वेरी गुड। बीए स्मिथ। स्मिथ एक इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। कई बार इतिहासकार का नाम इसमें पूछा जाता है, तो आपको स्मिथ का नाम दिमाग में सेट रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले। अब देखो तो धीरे धीरे अब अच्छा क्वेश्चन आपको आ रहा है। प्रश्न जरा पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। रजत सिक्के, रजत मतलब चांदी, रजत मतलब चांदी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चांदी का सिक्का पहले जारी कौन गुप्त राजा ने किया? जल्दी आंसर बोलो। चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे वाह, वेरी गुड। आपको बताया थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। याद आया सबको? क्लास में सेम क्वेश्चन आपका हो चुका था। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अगला नंबर हम लोग देखें जल्दी से। अब इसमें तो धराओगे बाबू, बहुत धाए धाए बता रहा था। पढ़ के आंसर दो जरा, देखें। बाह, बहुत ही बढ़िया, एकदम सुंदर। देखिए कई बच्चे एकदम सही आंसर देते जा रहे हैं, इसको पढ़िए जरा। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गुजरात विजय बिल्कुल सही बोले, शक शासक गुजरात में ही था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो अबर क्वेश्चन कुछ अच्छा कर दिया गया है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर पाते हो। जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बोलो क्या होगा। देखो अब तुमको ध्यान रखना है कि गुप्त काल में दो मेन बंदरगाह थे। एक का नाम है भरूच या भड़ौच। बोलो ये भड़ौच कहां था? जल्दी बोलो। गुजरात में। बहुत सुंदर। भड़ौच कहां था? गुजरात में। ये भी तुमसे पूछा जाता है। अब दूसरा नंबर जो था यह है ताम्रलिप्ति। बोलो ताम्रलिप्ति कहां था? वेरी गुड। ताम्रलिप्ति कहां था? बंगाल में। और इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। बंदरगाह में ये दोनों बात एकदम दिमाग में सेट रखना है। ताम्रलिप्ति कहां है? बंगाल में। भड़ौच कहां है? गुजरात में। तो ये यहां पे है, ये यहां पे। क्वेश्चन सुनिए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस बंदरगाह से संचालित होते थे? तो आप सबको एक बात याद होगा कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त के साम्राज्य में ये शामिल नहीं था, ऐसे करके पार्ट आया था और नीचे कुछ करके जीता था। नक्शा इसीलिए दिखवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद तब इधर का सेक्शन कुछ जीता गया, इसीलिए मेन यहां पे इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा? ताम्रलिप्ति। तो इसीलिए सही आंसर आपका ताम्रलिप्ति। अगला नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है। ये तो हम समझते हैं कि सब लोग को एकदम आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न को पढ़ाया हुआ है। गुप्त काल में रजत मुद्रा का नाम क्या था? जल्दी बोलिए।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद, गुजरात विजय के बाद उसने चांदी के सिक्का चलाया। इस चांदी के सिक्का का नाम क्या था? रूपक। सी जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। चलिए अगला एकदम आसान क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? जल्दी बोलो। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त मार दे। ये क्या कर दिया जी? गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। हड़बड़ करके मत मारना। तुमसे अगर पूछेगा गुप्त वंश की स्थापना नहीं, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319। किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों इस दिन शुरू हुआ? क्योंकि इस दिन चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। क्वेश्चन आएगा किस गुप्त राजा ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि लिया? तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चलिए बहुत सुंदर। अगला नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो पक्का धराएगा, बीच बीच में अब आ गया है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे एक बार गौर करवा दे, सुन लो पहले ठीक से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उसको सुन लीजिए ठीक से। पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट में सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, शक संवत 78 में आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ, भारत में मुस्लिम काल का आगमन 1192 में हुआ। कौन सही है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसके आंसर पे देखेंगे कितने लोग अच्छा कर पाते हैं। कुछ बच्चे बहुत सुंदर बना पा रहे हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया बना पा रहे हैं। आज जो टेस्ट है इसका लेवल आपको दरोगा का लेवल का रखा गया है और इसमें खूब बढ़िया आप बनाइए। चलिए बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही। और तेजी में आंसर दीजिए फटाफट जो लोग हैं लाइव में। एकदम तेजी में चलना चाहिए कि हाँ आंसर एकदम सही किए हैं। वेरी गुड। बोलो कौन सा होगा? अच्छा विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व है, सही की गलत? शक संवत 78 सही। गुप्त संवत 319। भारत में मुस्लिम का आगमन 1192। हाँ सही है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। यहीं पे मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराया है और यहीं पे इसका युग का शुरुआत हो गया है। बाकी वो मरा है तो सल्तनत काल 1200 फिर शुरू में हुआ। यहाँ मुस्लिम युग की बात कर रहा है ना, तो ये तो 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध तो शुरू सही है, इसलिए इसमें सभी सही था। सही आंसर डी। हाँ देखिए फिर से, भारत में मुस्लिम शासन का युग, शासन शब्द है, शासन। बोलिए। गुप्त संवत यहाँ है, सन नहीं संवत है। गुप्त संवत 319 में, तो अभी जस्ट सुने थे हम। हाँ ये शासन नहीं है, वो शासन मेन क्या है? मोहम्मद बिन कासिम पहला राजा है जो हल्का भारत में वो भी नहीं आया, यही साइड में राज करके बस चला। भारत मेन जीतने वाला अगर है, इसके पहले गजनबी गोरी ये सब आक्रमणकारी, ये मेन है जो मुस्लिम शासन की युग की शुरुआत है 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध है और इसीलिए ये सही है और सही आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर है सबका? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अब सुनते जाइए, अब खूब बढ़िया से आंसर दीजिएगा। मौखरी शासक की राजधानी कहां थी? जल्दी आंसर दीजिए। मौखरी वंश की राजधानी कहां थी? जल्दी 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 आंसर दीजिए। मौखरी का कहां था? जल्दी से आंसर। वेरी गुड। मौखरी शासकों की राजधानी कहां थी? तो आपको बताए थे कि मुख से हरि का नाम लो, और मौखरी वंश के संस्थापक हरि वर्मा, और यहीं पे कन्नौज की बात याद आ रही होगी। इसी का मेन ग्रह वर्मा, उसकी शादी राजश्री से, याद आ रहा है सबको? तो इसीलिए सही आंसर इसमें क्या होगा? कन्नौज। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से बनाइएगा, ये तो सबका सही हो जाएगा। एकदम सुना हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए।
निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? जल्दी बोलिए, हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और ये चर्चा कहां मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। अभिलेख में भी आपको बताए थे किस नदी के आगे बढ़ने से रोक दिया? नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोक दिया। तो चलिए, तो ये बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, उसको हम लोग सुने। अब ये प्रश्न तो पक्का गलत होना ही होना है, बीच में खट्टा मीठा का सम्मिश्रण है टेस्ट, सब क्वेश्चन सही नहीं होगा, कुछ तो खट्टा रहेगा ही। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। कौशेय शब्द कपास के लिए, सन के लिए, सन माने पटुआ, रेशम के लिए, ऊन के लिए। जल्दी बोलिए, बिल्कुल सही जवाब। कौशेय शब्द किसके लिए है? रेशम के लिए। वेरी गुड, वाह, बहुत सुंदर। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का है। वेन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया? वेन सॉन्ग, जब गाना गाएंगे तो हर्ष होगा, खुशी होगी। सम्राट हर्ष, सेटर देखो कितना तेज, वर्धन गायब कर दिया कि जो लड़का एकदम रटले है वो कंफ्यूज हो, क्योंकि वो तो रटे हुए हर्षवर्धन हर्षवर्धन, वर्धन नहीं ना, पता नहीं, लगता है चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, जबकि उसको वर्धन लिखता तो मार देता। तो इसीलिए परीक्षा में एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रखे रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बारी चल रही है। अगला नंबर जल्दी से देखो तो, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? जल्दी बोलिए। हसीन मोर, याद आ रहा है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और इसीलिए सही आंसर मौर्य वंश। क्लियर है सबका? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की बारी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे लेकिन सही करते हो। क्वेश्चन सुनो, ये जेपीएससी का क्वेश्चन है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर मिलाया? वज्जी को मगध में किसने मिलाया? जल्दी, बहुत ही सुंदर। देखिए कई बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, अरे वाह। कई लोग तो हमें लग ही नहीं रहा कि एकदम पहली बार इस तरह का देख रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे का आंसर सही हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट में इतना अच्छा सही होगा तब तो एकदम बहुत बढ़िया आप लोग का स्थिति हो जाएगी हिस्ट्री का। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप सभी को याद है, याद होगा, वज्जी को जीतने के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक, याद आया? दो नए हथियार का प्रयोग किया था किसने? अजात शत्रु ने। और अजात शत्रु वज्जी को ये मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला नंबर प्रश्न की बारी आ रही है। क्वेश्चन सुनिए। बराह मिहिर की पुस्तक है पंच सिद्धांत का। क्वेश्चन सुने, बराह मिहिर की पुस्तक है पंच सिद्धांत का, इस किससे संबंधित? जल्दी बोलिए। तो बराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है और इसके पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बारी आते हैं। अगला नंबर देखो, ये आपको एक अभिलेख से क्वेश्चन दिया गया है, उम्मीद है कि सब लोग का सही हो। अरे ये वाला तो अभी हम लिख कर दिए थे, देखिए सब लोग का सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? जल्दी बोलिए। ऐहोल अभिलेख, बिल्कुल सही जवाब, तीसरा नंबर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगला नंबर जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है। पुलकेशिन द्वितीय, अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आंसर सही होना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासन था? तो कल्याणी का चालुक्य। हाँ यही देखो, फिर में पड़ गया। तुमको पिछले क्लास में बताए थे कि पुलकेशिन द्वितीय बातापी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य का शासक था, कल्याणी का नहीं। इसीलिए जान के दे दिया वो कल्याणी बादामी की लड़के इस समय कंफ्यूज हो जाए, तो वो बादामी के चालुक्य है। बादामी के चालुक्य का मतलब इसकी राजधानी बादामी या बातापी, और इसीलिए ये बादामी के चालुक्य सही आंसर बी था। कई बच्चे इसमें सी लगाए, उनका लड्डू नंबर हो गया। चलिए अगला नंबर देखें। ई तो हल्का आ गया जी,
हल्का क्वेश्चन आ गया। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? जल्दी जल्दी, महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया? प्रथम गुप्त शासक। बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम। कब लिया? 319 ईस्वी में। वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा गुप्त में, एक और अच्छा क्वेश्चन है, पहला गुप्त राजा जिसमें परम भागवत की उपाधि लिया। परम भागवत, अच्छा प्रश्न है ये, परम भागवत की उपाधि किसने लिया? बोलो। परम भागवत समझते हो? नहीं। धीरे धीरे राजा में जो है देवत्व का सिद्धांत इन किया। गुप्त काल में राजा अपनी तुलना किससे किए? भगवान से। भगवान से तुलना किए। परम भागवत, भागवत विष्णु को कहते हैं कि हम भी विष्णु समान। जब कुषाण काल आएगा तो भगवान के पुत्र बनने लगेंगे कि देव पुत्र हम उन्हीं के डायरेक्ट पुत्र हैं, इसीलिए राजा बने। धीरे धीरे डायरेक्ट अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग अपना नए नए तरह का मेन चीज था। और इसमें आप सभी लोग को अभी जो क्वेश्चन पूछे, परम भागवत की उपाधि नाम बताइए कभी के बच्चे जल्दी से। वेरी गुड, कुछ बच्चे का देखो सही आंसर आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि लिया था। बिल्कुल सही आंसर इसमें हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग चले, जल्दी से बता दो इसमें क्वेश्चन का आंसर। ये तो आप लोग का सब का आंसर सही हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी का जारी किया गया था? चांदी का सिक्का कौन था? काकनी, निष्क, दिनार, रुपया का। तो ये रुपया का लिखा हुआ है, मेन इसी का नाम क्या है? रूपक। अब प्रोनाउंसिएशन करने वाले ऐसा कर सकते हैं, ये जान के तुमको दिए हैं। कई बच्चे लकीर के फकीर रहता है, जो लिखा गया वो न दाएं न बाएं, एकदम रूपक रूपक न। क्वेश्चन इज रॉन्ग। तुमको उच्चारण करने वाले इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सी जवाब सही जवाब। चलिए अगला नंबर जल्दी से देखो तो एकदम हल्का क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? जल्दी 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 आंसर। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? दौहित्र का मतलब बेटा, लिच्छवी का बेटा। जल्दी बोलिए। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ और उसी का बेटा है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते। डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बारी चल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन जरा एकदम ध्यान से पढ़ के सही कीजिए। क्वेश्चन जरा सुनिए क्या कहता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? जल्दी बोलिए। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है, जिसको बनवाने वाला उसका दरबारी कवि हरिसेन। और हरिसेन बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है। आसान प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी बोलिए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कैटफिशस। कुजुल कैटफिशस के बाद विम कैटफिशस, विम कैटफिशस के बाद कनिष्क। एक कुषाण वंश में आप लोग का एबेस आ गया। चलिए अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट देखो तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा गंभीर लेवल का प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन है जो बिना समझे नहीं बना सकते, ये कॉपी में रेडीमेड नहीं हो, ये अब समझ के बनाने वाला क्वेश्चन है। हम एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धम्म, अशोक ने धम्म चलाया था, इस धम्म में वर्णित नहीं है? कौन ऐसा चीज है जो अशोक के धम्म में नहीं है? गेस करो। इसका आंसर कीजिए, तब समझेंगे कि एकदम बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सही आंसर कर दीजिए। अशोक के धम्म से संबंधित नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर फटाफट, और तेजी में आंसर दीजिए एकदम जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
चलिए बहुत ही सुंदर। देखिए एकदम कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 1 2 3 4 सब वैरायटी में चल रहा है जी, अलग अलग वैरायटी आ रहा है। जल्दी आंसर बोलिए। अशोक ने अपने धम्म में कहा कि माता पिता की सेवा करो, उनकी बात मानो। ये धम्म का पाठ। अशोक ने अपने धम्म में कहा कि दान पुण्य करो, ज्यादा संचय मत करो, भातृ जो है भाई का भाव रखो, इसका धम्म पूरे सामाजिक नियम था। अशोक ने अपने धम्म में कहीं नहीं कहा कि संघ के प्रति आस्था रखो। और इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि अशोक का धम्म तो इस संघ वाला तो जरूर होगा, बाकी एकरे में कोई मार दो और वही वाला गलत हो गया। इसीलिए तुमको बोले कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे कॉपी में हूबहू नहीं रहता है, लेकिन बुद्धि लगाएगा तब होगा। ये गलती इसीलिए हुआ क्योंकि धम्मा को डिटेल नहीं सीखे थे। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन शानदार प्रश्न है, शानदार और जानदार क्वेश्चन। उपाधि हम सब पढ़ाए थे, जान के 1-2 उपाधि छोड़ दिए थे कि वही पूछेंगे, क्योंकि सब पढ़ा देते तो तुम लोग सब सही कर लेता, तो कुछ कुछ गलती भी होना चाहिए। तो अब जल्दी से बताओ, ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? अग्रमीज किसे कहा गया है? ए वाला अगर सही किया तो मतलब है कि सीख गया है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत सुंदर। देखिए आंसर में और स्पीड आना चाहिए आपका, और स्पीड लाइए जल्दी जल्दी, और स्पीड लाइए एकदम फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर चले। हाँ अब स्पीड आ गया है, लेकिन सब लोग का अजात शत्रु मार रहा है जी। ये क्या कर रहा है जी? अजात शत्रु मार रहा है। अग्रमीज जेंड्रमीज किसे कहे हैं यूनानी लेखक? हाँ, महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया था, भारी भरकम सेना का स्वामी। अग्रमीज कहे थे धनानंद को, इसीलिए तुमको बोले कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट रखना है। धनानंद का नाम क्या है? अग्रमीज। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। देखिए बीच बीच में देख रहे हैं ना, हल्का हल्का होते होते एक स्पिन कर दिया गया, तो हर 10 पे एक भारी दिए, ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि जो लेवल का आपका परीक्षा है वही लेवल हो। हाँ अब यही बैठोगे बीपीएससी के टेस्ट में, तो हर 10 पे एक हल्का भेंट होगा, समझ रहा ना, वहां लेवल तुम्हारा दूसरा हो जाएगा। तो अभी चूंकि दरोगा में या अन्य छोटे एग्जाम में ज्यादा लेवल का एंशिएंट नहीं रहता है, इतनी बात ही सीख रहे हो तो वहां तुमसे बन जाएगा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी बोलिए। सिमुक, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? जल्दी बोलिए। हाँ, इसमें सेटर थोड़ा हमें लगता है कम बुद्धि का रहा, नहीं तो जैसे वो पाटलिपुत्र लिखा, थानेश्वर लिखा, कांची लिखा, वैसे यहाँ आहिस्ते से कर्नाटक मार देता तो बहुत लड़का उलट जाता, क्योंकि वो कहता कर्नाटक तो नहीं होगा, श्रवण बेलागोला कर्नाटक में है। तो तुमको इजी बना दिया, नहीं तो यहाँ लिख देता कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, इधर लिख देता पश्चिम बंगाल, और पाटलिपुत्र, वो हो गया। तब गुजारते रहेगा कि कहाँ अंतिम में थे। फिर वही बच्चे सही करेगा जिसको पूरे मालूम है श्रवण बेलागोला कर्नाटक में। चलिए बहुत सुंदर, ये तो आसान आपके जतरा से हो गया। चलिए अगला देखो तो कितना शानदार सेटर है, दाद देने पड़ेगी सेटर को। कई बार क्वेश्चन सेटर को मुझे लगता है कि वाह शानदार सेटर, सब बच्चा पढ़े रहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। सेटर ने आहिस्ते से क्या किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच है, लड़के छटपटाते निकलेगा कि न लड़ा न लड़ा, कहां लड़ा, क्योंकि तुमको इसमें बुद्धि चाहिए। अब इसीलिए तुमको मानचित्र समझाते हैं, हमारे क्लास में मानचित्र पर जो फोकस करते हैं इसीलिए करते हैं कि तुम्हें कुछ प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा जो तुमको ताजा हो, सोचना होगा। बोलो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच है? जल्दी देख लें हम सभी का आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड। देखिए वाह, हमारे यूट्यूब पर जो बच्चे लगे हैं एकदम
बहुत जबरदस्त लगे हैं जी, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। एक जिसको दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, मिजाज खुश हो गया मेरा। देखो यही चीज तुम्हारी बुद्धि चाहिए। तक्षशिला का बार बार नक्शा बनाते तो ये हो गया, यहाँ पे नदी कौन सा, सिंधु, आज सिंधु के बाद झेलम, तो सिंधु झेलम के बीच हो गया, और इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर सिंधु और झेलम। इसी को कई लड़का परीक्षा हॉल में छोड़ के आया कि तक्षशिला था नदी के बीच, तो याद ही नहीं किए थे, तो याद नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो लगाया तो तुम्हारा निकल गया। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा एकदम हल्का दे दिए हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। 16 महाजनपद की जानकारी कौन बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही आंसर, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगर जैन ग्रंथ लिखता तो भगवती सूत। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो अब आपको कई बार ये भी पूछ देता है कि भगवती सूत कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ की जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ। एक बार का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि सेटर इतना समझदार था, दे दिया कि निम्नलिखित में कौन भिन्न है, दिघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक, भगवती सूत। लड़का देखा कि सूत सूत दुगो में लगल है, तो ठीक ही है, इधर मार दिया। और यहाँ आंसर था कि ये तीनों बौद्ध ग्रंथ था, ये जैन ग्रंथ था। इतना आहिस्ते से पूछ सकता है, तो आपको ये नाम बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला नंबर, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम लोग टेस्ट में जो पढ़े थे आपका सेक्शन हो गए। अब जो मेन आपको पढ़ना है उसको सुन लीजिए। अब हमारा क्लास एक दिन सिर्फ रखेंगे और वो होगा कल। कल के क्लास में 2 घंटे क्लास लेंगे, पूरे प्राचीन भारत के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तो पढ़ ही लिया, सामाजिक, ये तीनों एक साथ थ्योरी जोड़ देंगे और तब एक टेस्ट ले लेंगे, वो पूरे इन तीनों से रिलेटेड होगा, पूरे एंशिएंट खत्म। मतलब हम दूसरे पैटर्न से पढ़ाएंगे। एक बार देवता जी के नाम लेंगे ना, तो एक बार देवता जी के नाम लेंगे तो चल दिए। जैसे बोलेंगे ऋग वैदिक तो कहोगे इंद्र अग्नि वरुण, फिर जब बोलेंगे उत्तर वैदिक ब्रह्मा विष्णु महेश, पूछेंगे किस काल में पहली बार मंदिर बना, ऋग वैदिक मार रहा ना और उत्तर वैदिक मार रहा, तो सब लड्डू नंबर। मंदिर पहला कब बना, मंदिर पहला कैसे बना, कौन भगवान पहले मंदिर में आए, सब डिटेल कहानी एक के बार जुड़ेगा तो लगेगा कि अब भगवान जी लॉक हो गए। अभी तब भगवान जी भी इधर से उधर भागने वाले, तो इसमें तब ये काम दे देगा। तो ये कल का क्लास एक तो है लंबा क्लास, कल यूट्यूब पे है ग्रुप डी का, कल फिजिक्स में लंबा क्लास होगा। कल शाम में सोच रहे हैं 2-2.5 घंटा मिजाज से पढ़ाएंगे, तो उससे पूरे जो चाहिए वो बेस उनका फिजिक्स का हो जाएगा। इसके क्लास का टेलीग्राम पे रूटीन देख लीजिएगा। 2 घंटे का क्लास कल या परसों इसको रखेंगे, एंशिएंट खत्म। तब मजेदार बात है, जिन बच्चों को मिडाइवल भारी लगता है, कई लड़के को हम देखते हैं कि सर गुलाम वंश, खिलजी वंश याद ही नहीं होता, तुगलक सैयद आते आते हालत खराब हो जाता, तो उसको भी हम अपने डिजाइन से बांधेंगे। मिडाइवल में केवल एक नया चीज बढ़ जाता है, वो होता है स्थापत्य, बनावट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एंशिएंट में नहीं होता। उनकी दुनिया थोड़ी अलग होती है। तो एक दिन 1 घंटा तुमको लगेगा समझाने में कि मिडाइवल में शरीयत क्या है, उसके अनुसार से टैक्सेशन क्या है। अब जब तक तुम शरीयत नहीं समझोगे, जजिया जकात खम्स खराज नहीं समझोगे, तब तक अच्छे लेवल का प्रश्न नहीं चलेगा। अब एक दिन के कंसेप्ट, वहां बीच बीच में बोलेंगे कि इसने अपने भाई को अंधा बना दिया। तुम सोचोगे अंधा क्यों बना दिया भाई? क्योंकि मुस्लिम धर्म में नियम है अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। हिंदू धर्म में राजा की बोहनी शुरुआत अंधा से हुआ है, धृतराष्ट्र, दोनों में अंतर है। तो ये दोनों पहलू को तुमको जब समझाएंगे तब मिडाइवल का भी एक फेज चले। उसमें भी ज्यादा हम टाइम नहीं लेते, 4 घंटे के लेक्चर में पूरा मिडाइवल समटा आ जाए। ये अंतिम क्षण की बात मैं कह रहा हूं कि जो अंतिम क्षण में तुम्हें कम से कम पढ़ना चाहिए, वो इतना देख लोगे तो उधर से मुस्कुराते आओगे कि सर बचा दिए, बड़ी पढ़ रहे थे, इतना मोटा ग्रंथ,
उसको पन्ना में ला दिए और उसमें भी कंसेप्ट पर बैठ गया तो याद हो। तो अंतिम क्षण के लिए चूंकि एक क्रैश कोर्स है, कोशिश हमारी रहेगी कि चलिए जो बच्चे अंतिम डूबते को तिनका का सहारा, हम तो तुम्हें लाठी का सहारा देने का कोशिश कर रहे, तिनका नहीं है लाठी है, धर लिया कस के तो निकल जाओ, लेकिन धरना पड़ेगा आपको। और एक बार जोर लगाइए, हम लोग के स्तर से भी जोर आपका है। इसमें अभी ग्रुप डी का रूटीन थोड़ा सा बदल देंगे, चूंकि रात में लगातार क्लास होने से थोड़ा सा जो है उसमें जो पोटेंशियल लेवल चाहिए थोड़ा नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कल रूटीन आ जाए। ग्रुप डी को हम मॉर्निंग में ही पढ़ाएंगे, तो ग्रुप डी को उन लोग को सुबह कर देंगे 6 से 7 एकदम। ग्रुप डी का लड़का इसी टाइम में सुबह सुबह उसको उठा देंगे तो वो जतरा ठीक हो जाएगा उसका, तो एकदम 6 बजे वो सुबह उठ जाएगा। और दरोगा का जो क्रैश कोर्स है वो चलेगा 7:15 से 8:15 8:30 जो है रात में इसको रखेंगे। ये पीएम में हो जाएगा, वो एएम में हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों बैच अपना पर डे ही चलते रहेगा। ये बैच यूट्यूब पर अब समाप्त तो हो जाएंगे, कारण है कुछ बच्चे कुछ फी दे दिए, तो वो लोग डेली ऑफिस में फोन कर रहा है कि तब पैसा काची के दिए, एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाना यूट्यूब पर पढ़ाना है। तब हम भी कई दिन से सुन रहे हैं, हमारे टेक्निकल टीम बोल रहा है, लेकिन हम मटिया के चलते जा रहे हैं। अभी एक आध दिन और चलेंगे, उसको एंशियंट यूट्यूब वाले को भी कर देंगे। ये नहीं बोले कि बीच में डुबा दी, एंशियंट उसका भी कर देंगे, चलो धार्मिक पढ़ लो, आर्थिक पढ़ लो, सब पढ़ा देंगे। ये नहीं लगे कि जा बीच में लिए और डुबा दिए। इतना पढ़ना है कि ये एंशियंट तो समझो समुद्र का एक लोटे निकल जाएगा तो क्या होना, वो भी बेचारा लाभान्वित हो गया। बाकी फिर जो तुम पैसा दिए हो, तो मान लो हम इतिहास भी पढ़ा देंगे तो तुमको खाली भूगोल पढ़ा देंगे, उतने में वसूल हो जाएगा। एप्लीकेशन पर भूगोल कर देंगे, एप्लीकेशन पर तुम्हारा अन्य चीज हो जाएगा। अभी बहुत पढ़ना, इसको एकदम छोटा में क्यों ले रहा है कि लगता है कि जा निकल गया सब इधर ही, अभी लंबा सफर, तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये जो है, ये उम्मीद है कि अभी यूट्यूब पर ये बैच अभी चलेगा। चूंकि यूट्यूब वाले बच्चे भी जो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है इनको अभी ग्रुप डी वाला यूट्यूब पे कुछ दिन साइंस चलेगा। इसमें दुर्गा के बच्चे भी उसको एक बार देख लेना, चूंकि साइंस उसी के साथ सब निकलते चला जा रहा। ग्रुप डी में ही ज्यादा भारी पढ़ना, दरोगे में हल्का, तो इसीलिए उतना समझे रहोगे तो दरोगा ऐसे ही बन जाएगा, तो इसीलिए उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए कल रूटीन आप लोग टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, वहाँ से रूटीन पता चल जाएगा और उसके अनुसार से आप अपना सेट कर लोगे। तो आज का क्लास, आपका क्लास यहीं तक। चलिए बहुत बढ़िया, ऐश्वर्या जी नेपाल से हैं, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, और आप लोग का यही प्रेम बना रहे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।